इस सेशन में हम फिजिक्स कवर आई विल टेक ए reference book and author name of that reference book is H.K. Das. So we will bring that book. I'm not saying to purchase. Just PDF is being imported. Let it import. So this is the book that I was talking about. Let's start. Uh, this factor, ये इस ऑथर बुक के ऑथर का नाम है एच के दास। इसमें ये मैथमेटिक फिजिक्स है। इफ यू आर इन बीएससी almost 80 70% 70% it will cover all semester 70%. Only I am saying mathematics physics. Okay, only mathematics physics. Mathematics tool you can say for the physics. So first of all, we are going to cover this first review of vectors and all these are taught us in 11th or 12th standard. But again, we will understand it as a revision. All this, you can say all these are topics, and then we will we will discuss about the differentiation of vectors. Uh, let's don't go ahead of this first. First of all, our work is to complete this one review of a vector algebra. Then we will see this differentiation of vectors and ahead of it. But right now, just let's fix our focus on a review of a vector algebra. Okay, uh, let's start. So over here, as you can see, we have a book of vector algebra. In this, it is saying, let me check is a marker working or not. Yes, it is working, but sometimes it does not work. Just we started vectors. Okay. A vector is a quantity having both magnitude and a direction, such as force, velocity, acceleration, and displacement. इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स है वेक्टर्स क्वांटिटी। जानते हैं कि क्वांटिटी हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी भी है और अनफिजिकल क्वांटिटी भी। अनफिजिकल क्वांटिटी देखो, फिजिकल क्वांटिटी वो होते हैं जिसे हम मेजर कर सकते हैं और अनफिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसे मेजर नहीं करते। तो हम मेजर वाला चीज लेते हैं क्योंकि वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ना, तो हमें तो मेजर की जरूरत पड़ेगा। जो कैलकुलेट किया नहीं जा सकता, जो मेजर किया नहीं जा सकता, तो हम उसको क्यों इंक्लूड करें। तो हम इसमें सिर्फ मेजर क्वालिटीज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे क्वांटिटी के बाद आगे बढ़ते हैं, क्वांटिटी के बाद जैसे ही हमारा क्वांटिटी के बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम इसे क्लासीफाई करते हैं इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट होता है वेक्टर क्वांटिटी एंड सेकेंड स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी सिंपल बात है कि उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा और यूनिट्स रहता है। मैग्नीट्यूड यू कैन से कि हाँ, मैग्नीट्यूड और यूनिट्स रहेगा, या फिर एक वर्ड में कह सकते हो कि मैग्नीट्यूड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर प्लस यूनिट। ठीक है, लेकिन इसके जो स्केलर है इसके पास क्वांटिटी क्या बोलते हैं, डायरेक्शन नहीं रहता। लेकिन वेक्टर एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहता है। और इसके अलावा जैसे हम आगे स्टैंडर्ड में बढ़ते हैं तो ये भी बोला जाता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, हमें जैसे मान लो कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये साबित करने के लिए सिर्फ ये दो चीज काफी नहीं होगा। क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये दो चीज काफी नहीं होगा। वन चीज और ऐड होगा जो कि है वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा। वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा, क्या ये कोई भी क्वांटिटी क्या वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा फॉलो करती है?
अगर हाँ तो that quantity will be completely considered as a vector quantity. ठीक है. सो डेफिनेशन ऑफ पोलार एंड एक्सल, ये डायरेक्ट पोलार और एक्सल में एंटर किया. इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट equal, unequal, parallel, anti-parallel. Whatever is mentioned in this book, in each pages of this book, I will discuss only those points, those topics. I'm not going to out of context. Something will be linked, then I will discuss. For example, I discussed just right now a scalar quantity, physical quantity, and physical quantity. It was a basic. Then we can understand now vector. So that's why I explained this. ठीक है. देन नाउ डेफिनेशन ऑफ पोलर एंड एक्सल देखें. देखो एक्सल से हम डायरेक्ट समझ सकते हैं एक्सिस की बात कर रहे हैं, यानी एक्सिस के अराउंड रोटेशन जो होता है. लेकिन पोलर में हमें डायरेक्ट क्लैरिटी नहीं मिला, तो इसमें समझने की जरूरत है. पोलर वेक्टर्स, दी वेक्टर्स एसोसिएटेड, वैसे वेक्टर जो एसोसिएटेड हो विद लीनियर डायरेक्शन. लीनियर मतलब समझ रहे हो, एक लाइन, एक डायरेक्शन दे सीधी, कोई तिरछी वगैरह ना दे, ना ऐसे ऐसे डायरेक्शन दे, सीधा डायरेक्शन ऐसा कि हाँ इस राइट में जा रहा है, इस ईस्ट में जा रहा है, इस वेस्ट में जा रहा है, इस नॉर्थ में जा रहा है, या फिर इस तरह जा रहा है, एक सीधा डायरेक्शन मिलता है. ठीक है, तो उसे बोलते हैं लीनियर डायरेक्शन. इफेक्ट आर कॉल्ड पोलर वेक्टर्स, यानी ऐसा वेक्टर जो एसोसिएटेड हो किसके साथ, लीनियर डायरेक्शनल इफेक्ट के साथ, वैसे वेक्टर्स को हम पोलर वेक्टर्स कहेंगे. हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी है. दी एग्जांपल्स ऑफ पोलर वेक्टर्स आर फोर्स, एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंट. ये सभी फिजिकल क्वांटिटी है, ये सभी वेक्टर क्वांटिटी है, ये सभी स्केलर क्वांटिटी नहीं. अब चूंकि ये फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब इन सब के पास डायरेक्शन. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम पोलर वेक्टर्स पढ़ रहे हैं. तो पोलर वेक्टर बस यहाँ पर एक चीज ऐड होता है कि ये जो डायरेक्शन है सीधा बताता है कि हाँ ईस्ट है तो ईस्ट है, वेस्ट है तो वेस्ट है. एक लीनियर जैसा फील होता है, एक लीनियर जैसा इफेक्ट आता है. लेकिन अगर इसको कंपेयर किया जाए एक्सेल वैक्टर से तो हमें डायरेक्ट क्लैरिटी प्राप्त होता है. जैसे एक्सेल वैक्टर से तो ये कहना चाहता है, देखो रोटेशन तो कुछ इस तरह का होता है ना, रोटेशन चाहे इस तरह का रोटेशन होगा, ये क्या ये सीधा है नहीं, क्या ये स्ट्रेट है नहीं, स्ट्रेट डायरेक्शन है नहीं. लेकिन ये पोलार कुछ बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी है जो डायरेक्ट मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन प्रोवाइड करता है. लेकिन कुछ ऐसे भी क्वांटिटीज है, कुछ ऐसे भी वेक्टर क्वांटिटीज है जो डायरेक्ट नहीं है, बल्कि जैसे एक एक एग्जांपल हमारे सामने खुद है, रोटेशन. रोटेशन क्या आता है, टॉर्क आता है, एंगुलर वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी, एक एंगल पर वेलोसिटी, एक एंगल पर वेलोसिटी, फिर एंगुलर मोमेंटम. ये सभी एक तरफ से रोटेशन का काम, रोटेशन के बारे में पता है एक तरफ से कहें तो. ठीक है, तो द वेक्टर्स एसोसिएटेड विद रोटेशन, ऐसे वेक्टर जो रोटेशन के साथ एसोसिएटेड हो अबाउट एन एक्सिस, एक एक्सिस के करीब. ठीक है, आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स. गॉट इट, एक्सियल वेक्टर्स. ठीक है. The examples of axial vectors are torque, angular velocity, angular momentum, radius. ये सभी एक तरफ से रोटेशन इफेक्ट बताता है. नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वेक्टर्स. नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ वेक्टर. होल्ड ऑन. दिस इज 25. Get. Marker was not working, that's why 1 minute. Let me check. Will it work or not? We first of all we saw vector, na, vector, then axial. One more. यहाँ पर हमने एक्सेल देखा, फिर पोलार, उसके बाद
अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा वेक्टर, आर वी करेक्ट? अब एक चीज बताने वाली चीज है, ट्वेंटी फाइव। So here we were talking about additional vectors. ठीक, तो एक्सेल वेक्टर्स क्या है? एक्सेल वेक्टर्स देखे तो so we just understood additional we just understood एक्सेल वेक्टर। so, ये इसमें रोटेशन का इफेक्ट आता है, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, अब वेक्टर्स का एडिशन करना है तो फिर क्या कैसे करें? मान लो दो कोई वेक्टर, हम अभी दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। लेट ए और बी टू वेक्टर्स गिवन, ऑलरेडी दो वेक्टर्स गिवन है। कौन कौन वेक्टर? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये दो वेक्टर गिवन है। अब यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि ये एक वेक्टर है, ओ ए दिया हुआ, इसका वेक्टर ए है, ठीक है। फिर उसी तरह एक और वेक्टर ऑलरेडी ये दिया हुआ है, ये बी वेक्टर है, ए से बी दिया हुआ। अब हमको इन दोनों को ऐड करना, तो ऐड करने के बाद जो अगर जियोमेट्रिकली देखे तो इस तरह आएगा, यानी हेड टेल से हेड की ओर ऐड होगा, टेल से हेड की ओर अटैच हो गई। तो एक तरफ से कह सकते हो कि जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आया है दैट इज इक्वल टू ये, इसको चाहे रिप्रेजेंट कर सकते हो ओबी वेक्टर मान लो, ओबी वेक्टर, ओबी वेक्टर, ठीक है। ये होता है वेक्टर एडिशन, इसमें सिंपल एडिशन ही होता है, सिंपल एडिशन बिल्कुल नहीं होता। तो ओ ए, यहाँ पर ओ ए क्या है हमारा, ए वेक्टर, ए बी क्या है दूसरा बी वेक्टर, देन वेक्टर ओ बी इज कॉल्ड द सम। ये जो वेक्टर है ये सम कहलाता है किसका, ए वेक्टर बी का, बी वेक्टर। सिमिलरली बोल दे तो ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, फिर इसके हम ओ ए को वेक्टर ए कंसिडर कर रहे हैं और ए बी को वेक्टर बी कंसिडर कर रहे हैं। जो रिजल्टेंट है वो ओ बी है, यानी जो रिजल्टेंट जो कनेक्ट होगा अटैच होगा वो होगा टेल टू टेल फिर हेड टू हेड, ठीक। फिर उसके बाद है रेक्टेंगुलर, उसके बाद है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर रिसोल्यूशन, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। लेट ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड, हमारे पास तीन लाइन है, ठीक है। बी दी थ्री रेक्टेंगुलर एक्सेस, तीन रेक्टेंगुलर एक्सेस है, जैसे ओ से ए गया, ओ से बी और ओ से सी, ये रेक्टेंगुलर तीन एक्सेस है। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? रेक्टेंगुलर है, अब इसमें क्या है कि ये रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, इसका मतलब क्या होता है, यानी एक वेक्टर का रेजोल्यूशन होना, टुकड़ा होना उसका। जैसे लेट ओ ए है, ओ वाई है और ओ जेड है, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड, हमारे पास तीन रेक्टेंगुलर एक्सिस है। लेट आई जे और के,
लेट आई और जे कैप, जे कैप। तो ये तीन जो है ये एक्सिस है, ठीक है। ओ है, हम जानते हैं कि ओ वाई को लिख सकते हैं क्या, वाई, या फिर जे जे एक्सिस। और ओ ए को एक्स आई कैप लिख सकते हैं, जहाँ पर एक्स क्या मैग्नीट्यूड है इसका, आई, आई का, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है। और इसमें क्या है, के कैप है। ये जो आई और जे के कैप है ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, और एक्स वाई जेड है वो कोऑर्डिनेट्स में। तो लेट आई इज ए के थ्री यूनिट वेक्टर्स एंड पैरेलल टू थ्री एक्सिस, ये सभी एक दूसरे के पैरेलल एंड पैरेलल टू थ्री एक्सिस। इफ ओपी, ओपी को अगर देखें, ओपी कहाँ पर है, ओ और पी, ओ और पी। हमने तीन एक्सिस ड्रॉ किया, ये तीन एक्सिस है, ओ और ओ बी और ओ सी, ठीक है। इसमें जो एक्स और आई कैप आ रहा है उसमें से, उसमें से देखे तो एवरीथिंग इज ओके। इसमें से जो ये जो आई और जे के कैप है ये सभी वेक्टर फॉर्म में, ठीक, ये सभी वेक्टर फॉर्म है। और हमने अभी तीन, हम एक वेक्टर का तीन एक्सिस में रिजोल्व कर रहे हैं। इफ ओपी, अगर हम ओपी को आर, आर, आर कैप या फिर आर यूनिट, आर कैप बोले, जैसे ये ओपी है तो हम जानते हैं कि इस केस में हम इस तरह के थिंग को हम क्या इसको बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो ये आर कैप अगर है तो ये सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है। ये आर वेक्टर पूरा का पूरा, जैसे ये आर वेक्टर तो ये शो करेगा आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इनटू आर कैप। ये डेफिनेशन है एक यूनिट, ये एक डेफिनेशन है वेक्टर का, ठीक है। तो ये आर कैप है एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, कोऑर्डिनेट्स बोल रहे हैं, मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग बोला था कि एक्स वाई और जेड है वो कोऑर्डिनेट्स है, जो आई जे के कैप है वो तीनों के तीनों वेक्टर फॉर्म में। चूंकि हम वेक्टर पढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स हमें वेक्टर फॉर्म है तो लिखना ही होगा। एक्स वाई जेड अगर लिख रहे हैं तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स है सिर्फ। तो ओपी है, हमने उसे आर, आर कैप इस तरह रिप्रेजेंट किया है। और जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके पी के वो एक्स वाई जेड है। ओ ए देखे तो ये ओ ए है जो कि इक्वल है एक्स आई कैप। अगेन एक्स क्या है हमारा, मैग्नीट्यूड है सिर्फ, और आई कैप डायरेक्शन है इसके साथ। अगर हम आई कैप हटा दे तो डायरेक्शन इसके पास नहीं रहेगा, इसलिए डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ वी आर कन्वर्टिंग एक क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स इनटू वेक्टर फॉर्म, सो इसलिए आई कैप है। फिर ओ भी देखे तो वाई है कोऑर्डिनेट्स, इसके साथ क्या जे कैप लगता है। ओ सी है, जेड है तो इसके साथ के कैप लगेगा, ठीक है। ओपी देखे, ये ओपी है जो कि एक तरह से पोजीशन वेक्टर है। तो ओपी किसका सम होगा, किस किस का सम होगा, तो इसमें होगा ओ एफ प्लस एफ पी। ओ एफ देखे तो ओ एफ, ठीक है, फिर एफ पी का सम होगा, ओ एफ और एफ पी का। इस तरह का ये एक रेक्टेंगल, ट्रायंगल बना, ट्रायंगल। यानी अगर ओपी देखें, अगर इस तरह का फिगर है तो इसमें हम डायरेक्ट कहेंगे कि ये कहना चाह रहा है, देखो ये क्या है कि ये एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल में नहीं गया और ना ही वर्टिकल में गया, बल्कि ये बीच में है। तो इसका मतलब है कि इसने दो डायरेक्शन कवर किया। अगर 2D की बात हो रहा तो टू डायरेक्शन कवर किया, अगर 3D की बात हो रहा तो थ्री डायरेक्शन कवर किया। तो हम कह सकते हैं कि इसने इतना डिस्टेंस किया, फिर
एट द सेम टाइम अपर अपर की ओर भी गया, आगे की ओर भी मूव हुआ और अपर की ओर मूव हुआ, दो काम किया एट द सेम टाइम। सिमिलटेनियसली बोलते हैं ना उसको, एक टर्मिनोलॉजी होता है सिमिलटेनियसली, यानी एट द सेम टाइम टू टू थिंग्स आर हैपनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ओपी हो जाएगा, ये देखो ओ एफ है, तो ओ एफ किसके इक्वल है, ओ एफ देखिए तो ये इक्वल है ओ ए, और फिर यहाँ पर आता है ए एफ, इस यहाँ से भी इसका एक ट्रायंगल बन रहा है। अब इसका कहने का मतलब है इसका सम कितना है इसका ओ एफ का, तो हम जानते हैं कि इसका सम इतना यहाँ से यहाँ इस एक्सिस में ट्रैवल किया होगा और ये आगे की ओर इतना गया होगा, तो ये सम हो गया, यानी ओ एफ प्लस एफ। फिर उसके बाद एफ पी को देखिए, एफ पी यू कैन सी यहाँ पर डायरेक्ट कि ये एग्जैक्ट वर्टिकल गया है, तो हमें इस केस में वो रिजोल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट वर्टिकल, अगर एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल गया है या फिर एग्जैक्ट वर्टिकल गया है, उस केस में हमें रिजोल्व करने की कोई जरूरत नहीं। रिजोल्व करने की तब जरूरत पड़ता है जब वो टू डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा हो एट द सेम टाइम, या फिर थ्री डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा हो, देन हमें रिजोल्व करने की जरूरत पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर हमने इसे रिजोल्व किया, तो रिजोल्व करने के बाद हमने ये देखा कि एक तो इस, अब यहाँ इस एक्सिस यानी ओबी एक्सिस को लेने के बजाय हमने यहाँ पर इस तरह के लिए, क्योंकि ये थ्री थ्री डायमेंशन है ना, थ्री डायमेंशन है दैट्स वाई, और फिर एक वर्टिकली, वर्टिकली एक वर्टिकली क्योंकि अपर की ओर गया है, और एक इस तरह थ्री डायमेंशन में ट्रैवल किया है। फिर उसके बाद हमने इस जो ये ओ एफ है इसको रिजोल्व किया, तो रिजोल्व करने के बाद हमें पता चला कि एक इस डायरेक्शन गया और एक इस डायरेक्शन, ओ ए प्लस एफ। ठीक है, और एफ की बात करें तो ये वर्टिकली एग्जैक्ट वर्टिकली है। और फिर जो लास्ट में आता है ओपी का, ओपी का हम बात करें, हम ओपी को रिजोल्व कर रहे हैं एक तरफ से, बिकॉज ऑफ वी आर टॉकिंग अबाउट रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, तो हम यहाँ पर रिजोल्व करें। तो रिजोल्व, अब इसे सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हमें प्राप्त होता है, ओ ए का ओ रहेगा, फिर यहाँ पर ए एफ को देखो, ए एफ किसके इक्वल है, अगर हम वो पैरेललोग्राम लगाएं तो यहाँ पर ओ इज इक्वल टू बी एफ, और जो अ, ये ए एफ है वो इक्वल है ओ बी के, यही होगा, चाहे इधर के इधर साइड ले लो चाहे इधर के इधर साइड ले लो। तो ओ ए प्लस क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, ओ सी कहाँ पर है, ये ओ सी, ओ ए का ओ ए रह गया, और एफ, एफ को हम लिख सकते हैं ओ बी, इसकी बात हो रहा है ना कि बी एफ का। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ओ ए और बी एफ दोनों एक ही है, इसलिए हमने एक ही लिखा, क्योंकि कॉमन चीज को एक बार लिखा जाता है, ओ ए बोलो या बी एफ। फिर वहीं पर ओ बी है, ओ बी, ये ओ बी और ए एफ, तो दोनों इक्वल है। फिर देखें तो एफ पी, एफ पी ये इक्वल किसका है, इसका पैरेलल कौन है, तो सी ओ सी का पैरेलल, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, देख रहे हो कॉन्सेप्ट कहाँ से कहाँ लग रहा है, तो एक दूसरे के पैरेलल, तो पैरेलल कहने का मतलब यहाँ इस केस में तो ये एक दूसरे के पैरेलल और साथ में लेंथ भी इक्वल है, लेंथ भी इक्वल है। तो इस तरह ये आया OP इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, ये प्रूफ था एक तरफ से, ये प्रूफ कि कैसे ये आया ओ ए प्लस ओ बी, और हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये जो ओपी है वो तीन एक्सिस में ट्रेवल किया, बिकॉज ऑफ ये थ्री डायमेंशन में, एक तो ओबी हॉरिजॉन्टली गया और एक वर्टिकली डायरेक्ट गया ओसी, और एक इस तरह आउटवर्ड और इनवर्ड की तरफ गया ऑल और एक्स। ठीक है, मैं इसे आउटवर्ड कंसिडर, लेकिन आउटवर्ड इसमें ये है, ये, और जो ये इसमें जो हॉरिजॉन्टल बात हो रहा है वो एक्स है, और जो वर्टिकली बात हो रहा है ये वाई। ठीक है, लेकिन हम यूजुअली कैसे ड्रॉ करते हैं, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये जेड हो गया, इस तरह ड्रॉ करते हैं, इसे आई कैप कंसिडर करते हैं, ये वाई कैप इसे हम जे कैप कंसिडर करते हैं, और इसे इसे तो क्या तो कब जेड कप ना, और इसे हम वेक्टर फॉर्म में के कैप, इस तरह हम यूजुअली ड्रॉ करते हैं, बस इसमें थोड़ा सा रोटेट, थोड़ा सा घुमाया हुआ है। तो ओवरऑल हमें समझना क्या था, अगर कोई भी एक पार्टिकल वो थ्री डायमेंशन में ट्रैवल किया है, तो इसका मतलब हम उसके तीन एक्सेस से रिजोल्व करेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक आउटवर्ड या इनवर्ड, दैट्स इट।
सिंपल था। और टू डायमेंशन में क्या होता है, दो एक्सिस को हम एक वेक्टर का दो एक्सिस निकालते हैं, उन दोनों का सम ही उस पार्टिकल का वो जो टू डायमेंशन में ट्रैवल किया उसके बराबर आता है। सिंपल था, वेरी सिंपल। बस हमने इसे समझना था, हाउ टू रिजोल्व एनी वेक्टर इन थ्री डायमेंशन। गॉट इट? गॉट इट। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट। फिर बस ये क्या है कि पूरी तरह नहीं है वेक्टर फॉर्म में। आगे देखे तो हमने ये कहा था भी यहाँ पर कि OP है वो R वेक्टर है, और OA है, हम जानते हैं कि OA यहाँ पर एक्स आई कैप है, और OB है वो वाई जे कैप है, और OC है वो जेड के कैप है। इसमें याद रखना ये चीज जरूरी है। अब ये कंप्लीटली पोजिशन वेक्टर आ गया। हम पोजिशन वेक्टर इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। डिड यू रिमेम्बर? हम पोजिशन वेक्टर इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आर वेक्टर है, तो हम बोलते हैं पोजिशन वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हमारा एक तरह से पोजिशन वेक्टर है। राइट नो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो दिया है आर वेक्टर, इसका तीनों रिजोल्व देखें, इसका रिजोल्व करें तीन डायमेंशन में। तो पहला डायमेंशन क्या है, एक्स आई कैप, ये बता रहा है कि हॉरिजॉन्टल है। और जो वाई जे कैप है ये बताना चाह रहा है कि आई एम वर्टिकली। और जो थर्ड है जे कैप, ये बताना चाह रहा है कि आई एम आउटवर्ड। आउटवर्ड ही बोला जाए, इनवर्ड क्या आउटवर्ड। अगर आउटवर्ड पॉजिटिव है तो इनवर्ड नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ तो फिलहाल के लिए तो पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब आउटवर्ड। ये इसका मतलब था, ठीक है। फिर उसके बाद ओपीआर स्क्वायर। ओपीआर स्क्वायर बोले तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा, ओपीआर स्क्वायर। अगर हम रिजल्टेंट चाहते हैं, रिजल्टेंट ऑफ एनी वेक्टर, तब इस केस में हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस के बाद पाइथागोरस जैसे लगाएंगे तो हमें ये प्रूफ है एक तरफ से, लेकिन अगर लास्ट में देखें तो जैसे आर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर चाहते हैं तो मोड लगा देंगे, और सिंपल सी बात है, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, फिर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। ये इसका यूज तब करेंगे जब हमें सिर्फ रिजल्टेंट रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए था। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे बोला जाता है ना। तो जब हमें मैग्नीट्यूड चाहिए किसी वेक्टर का, तब हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। सिंपल क्या करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स को स्क्वायर करके प्लस करके उसका अंडर रूट में बैठा के और सिंप्लीफाई कर देना, दैट्स इट। लेकिन प्रूफ के लिए चाहिए तो हम जानते हैं ओपी स्क्वायर ओ ए प्लस एफ पी स्क्वायर। और हमें पता है कि ओ एफ इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। और यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि ओ ए स्क्वायर, ये तो सेम ठीक है। लेकिन जो ए एफ है वो ए बी स्क्वायर ओ बी स्क्वायर के इक्वल प्लस ओ सी स्क्वायर के इक्वल। ये ओ सी है वो इक्वल है एफ पी के। और जो ओ ए है वो एक्स स्क्वायर, ओ ए है वो एक्स है, ओ बी है वो वाई है, और ओ जेड है वो ओ सी है वो जेड। जब मैग्नीट्यूड की बात आता है तो उसमें हमें डायरेक्शन की कोई चिंता करने की बात नहीं रहती। ठीक है। तो इस केस में अब ये स्क्वायर है इधर आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा, बस आ गया रिजल्टेंट ऑफ फैक्टर, एज सिंपल एज दैट। नो नेक्स्ट। नेक्स्ट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर देखें तो यूनिट वेक्टर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट वेक्टर। लेट ए वेक्टर बी एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड जे कैप। इसका कहना मतलब क्या है कि कोई एक वेक्टर है जिसका अ, जिसके थ्री क्या बोलते हैं, थ्री कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं या फिर थ्री एक्सिस है। एक वेक्टर के तीन एक्सिस है, एक्स आई वाई जे कैप प्लस जे कैप। इसका मतलब समझिए कहना क्या चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है कि एक वेक्टर के तीन एक्सिस है और उसके एक्स और वाई जेड वो उसके मैग्नीट्यूड है। यही तो कहना चाह रहा होगा ना। या फिर एक शॉर्ट में समझे तो तीन एक्सिस है, इससे हमें डायरेक्ट पता चल रहा है एक वेक्टर है जिसके तीन एक्सिस आई वाई और जे कैप। तो इसका यूनिट, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, सिंपल। पहले तो वेक्टर होगा फिर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर।
मान लो ए वेक्टर है और इसका कोऑर्डिनेट, इसका अगर एक्सिस देखे तो तीन एक्सिस है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इस किसी भी वेक्टर का क्या बोलते हैं, हमने तो देख लिया कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है। सिर्फ मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का सिर्फ अंडर रूट करना है और जो कोऑर्डिनेट्स है उसका स्क्वायर कर देना और सबको ऐड कर देना। अब बारी है यूनिट वेक्टर निकालने का। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, सिंपल है। फॉर्मूला तो ये कहता है कि देखो ए वेक्टर है तो इसका क्या होगा ए, एक मिनट, एक मिनट, हम यहाँ पर यूनिट यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। जस्ट वी सॉ हाउ टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। यही चीज यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है, बस यहाँ पर क्या करना है, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, सिंपल है, यहाँ से ए इज इक्वल टू, हम जानते हैं ए इंटू ए कैप होता है। ये तो कंप्लीट डेफिनेशन है किसी वेक्टर का। और जो ए है ये इक्वल है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। हम दोनों कोई भी लिख सकते हैं दोनों में से। ठीक है, तो ए कैप क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहले तो वो सिंपल ए वेक्टर की वैल्यू आएगा प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, फिर इसका मैग्नीट्यूड बोल रहा है। तो मैग्नीट्यूड इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसको अंडर रूट में पुट कर देना। यही तो, ये होगा हमारा यूनिट वेक्टर। गॉट इट। एग्जांपल देखें। एग्जांपल नंबर 1 है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू यूनिट वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स है ए और बी वेक्टर तो दोनों यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, यूनिट वेक्टर एंड ए बी द एंगल, ए बी द एंगल बिटवीन द, ये ए नहीं है बल्कि अल्फा है, अल्फा इनके बीच का एंगल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, सच दैट कि इन दोनों का सम यूनिट वेक्टर है। पहले हम लेट करना होगा कि जो ओ ए है जिसे हमने यहाँ फिगर ड्रॉ किया, क्योंकि ये एंगल भी बता रहा है तो एंगल उनके बीच में अल्फा है। एंगल कितना है, अल्फा। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है, इस तरह फिगर ए वेक्टर बी वेक्टर, तो इनके बीच का एंगल कितना है, इस और आगे पैरेलली शिफ्ट करें, पैरेलली शिफ्ट करें तो यही एंगल निकल के आएगा। ये कितना है, अल्फा, अल्फा। हम यहाँ पर ओ ए को कंसिडर कर रहे हैं ए वेक्टर और ए बी को कंसिडर कर रहे हैं बी वेक्टर। और जो ए ओ बी निकलेगा वो सम होगा ए और बी का, तो हम इसे सी कंसिडर कर रहे हैं। ये कैसे आया, ट्रायंगल लॉ से आया। ठीक, ट्रायंगल लॉ। इन दोनों के बीच का जो इन दोनों के बीच का जो, जैसे मान लो ये ज्यादा है या फिर ये, मुझे लगता है ये कम होगा, तो इसी को हम कंसिडर करेंगे। शायद ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है, अल्फा है। और हमें पता योग, योग निकालना है किसका, और इसका योग निकालना है, ए वेक्टर बी वेक्टर। लेकिन जब इन दोनों को योग करे तो यूनिट वेक्टर आना चाहिए, यूनिट वेक्टर। जैसे हमने यहाँ पर योग किया तो ये क्या है, यहाँ पर आया सी वेक्टर है जो कि यूनिट वेक्टर नहीं। इसका यूनिट वेक्टर निकालना, सी क्या आपका, तो क्या होगा सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, ऐसा ही होगा। नहीं तो और भी तरीका है, जैसे इफ ओ बी इज इक्वल टू सी वेक्टर, तो इसका मतलब ये सम है ए और बी वेक्टर का इज आल्सो ए यूनिट वेक्टर। देन वी हैव ओ ए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ओ ए कितना है 1 और ओ बी कितना है 1। तो यहाँ से ओ ए और ओ बी, फिर अगेन ओ बी, वो कितना है 1। फिर देखें तो ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और यहाँ पर याद रखना ये सी होगा शायद। अब सब में एक एक है तो इसका मतलब है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, इसका मतलब ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री हुआ तो इस अल्फा की बात करें तो कितना आएगा, 120, 120। अगर रेडियन में लिखना चाहे तो 180 को कितना से डिवाइड करेंगे, एक मिनट, ये रेडियन में बोल रहे हैं। सो ईच ट्रायंगल ऑफ, ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, इसका इसका ट्रायंगल की बात हो रहा है, तो कितना है वो, तो आंसर होगा
60। इसी को हम लिख सकते हैं π/3। ये रेडियन में है सर, ये किस में, रेडियन में। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट लगा है वो नाइन्थ वाला लगा, नाइन एंड एंगल्स वाला चैप्टर होता है ना, वहाँ वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा। तो ये हमने पता किया कि सबका साइड एक एक है, तो इसका मतलब जो एंगल इंटीरियर एंगल होगा इस ट्रायंगल का 60 होगा। और इस अल्फा की बात किया तो हम इसे घटा देंगे तो 120 आ जाएगा। तो हेंस ए इज इक्वल टू कितना, π - π/3। वही बात हुआ ना, 180 में से 60 घटा देंगे तो 30 आ जाएगा। 100 में से 180 में से 60 घटा देंगे तो 120 आ जाएगा। तो हेंस यहाँ पर ए है, अगर सिर्फ ए की बात करें तो क्या आएगा, π - π/3। इसको भी माइनस करना, π/3। यहाँ से क्या हो रहा, यहाँ से क्या हो रहा है कि ये तो 3 पाई हो जाएगा, माइनस माइनस 2π/3। यहाँ से कितना आया, π/3, फिर दोबारा π/3 होगा, यानी एक का वैल्यू, एक का मुझे लगता है अल्फा के साथ इसका एक बात हो रहा होगा ए, तो उसका वैल्यू कितना है, π/3। एक तरह से बोले तो 60 डिग्री, एक तरफ से बोले तो 60 डिग्री। ये था एग्जाम्पल यूनिट वेक्टर का। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स ऑफ इट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट यानी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होना चाहिए। जैसे द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन 0। अगर हम रेफरेंस पॉइंट 0 ओरिजिन ले, इस केस में जैसे ये कहना चाह रहा है कि ये है, ठीक है, इस तरह, और ये कोई एक पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट, इसका हम पोजीशन वेक्टर निकालना चाहते हैं। तो इस केस में हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ेगा। तो अभी इसमें फिलहाल फिलहाल के लिए हम ओरिजिन को ही रेफरेंस मान रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान रहे हैं। तो इस केस में ये तो ऑलरेडी था और ये था ए, तो ए क्या हो जाएगा, हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। एक तरह से इसी को ही तो या पोजीशन वेक्टर इसी को तो बोलते हैं, और इसी को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय आर वेक्टर। ठीक है, इस तरह रिप्रेजेंट। और इसी चीज को हम रिजोल्व कर सकते हैं। रिजोल्व करने के बाद क्या आएगा, ये हमारा वर्टिकली आया और ये हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब होता है कि ये जो ए पार्टिकल ट्रैवल किया होगा विद द रिस्पेक्ट ऑफ दिस रेफरेंस, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल इतना क्या होगा, एट द सेम टाइम वर्टिकली भी अपवर्ड की और भी क्या होगा, तभी तो वो अपवर्ड की ओर पहुंचा। गॉट इट? तो ओ इज द वेक्टर OA which is used to specify the position of A with respect to O। यानी O का यूज किया गया है एज अ रेफरेंस सो दैट A की पोजीशन पता किया जा सके। टू फाइंड ए बी, जैसे यहाँ पर ये O है, ओरिजिन है, और E पार्टिकल की लोकेशन है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इस यहाँ पर ड्रॉ किया, तो ये क्या हो गया, हमें एक पोजीशन वेक्टर मिल गया इस पॉइंट की। टू फाइंड ए बी इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए, अगर ए बी फाइंड करने के लिए अब सोचो, ये पहले तो यहाँ तक गया, अब इसके बाद ये ए से बी इतना डिस्प्ले हुआ। अब ये कहना चाह रहा है कि टू फाइंड ए बी, हम ये सिर्फ अगर एक तरफ से बोले कि एक तरफ से कंसिडर डिस्प्लेसमेंट करें तो ए बी कितना होगा। तो टू फाइंड ए बी इफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट ए एंड बी आर गिवन, अगर पोजीशन वेक्टर ए और बी का गिवन है, जैसे गिवन क्या है, ओ और ओ बी, तो इस केस में हम कह सकते हैं ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए, यही तो पोजीशन वेक्टर, यही तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ना। तो टू फाइंड ए बी इज, ये निकालने के लिए हम तो एक तरफ से ही कह सकते हैं R1 और ये R2,
R2 वेक्टर, तो R1 R2 से घटाएंगे तो हमें ये डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ओ ए क्या है, ए वेक्टर, ओ बी क्या है, बी वेक्टर। तो हम जानते हैं कि ओ ए प्लस ओ बी क्या कहलाएगा यहाँ पर, ए बी, ए बी नहीं कहलाएगा। क्योंकि सोचने वाली बात ये है कि ये ओ प्लस ए बी, तो यहाँ पर क्या अटैच हो रहा है, ये टेल टू टेल और ये हेड टू हेड हो रहा है। ये थर्ड आया जो कि एज अ रिजल्टेंट आया। तो एज अ रिजल्टेंट आया तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आर वैक्टर, आर वन वैक्टर प्लस ये ए बी वैक्टर, ये इक्वल होगा ओ बी वैक्टर के, ऐसा हम कह सकते हैं। या फिर ओ ए वैक्टर, ओ ए वैक्टर इज इक्वल टू, नो नो, ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर ये इक्वल है ओ बी वैक्टर के, ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन एक बस ये है कि हम किसको सम करें। तो अगर ये ज्योमेट्रिकली दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट समझ सकते हैं अटैचमेंट की हेल्प से। यहाँ पर इन दोनों का अटैचमेंट इस तरह, ये ऑर्डर वाइज जा रहा होगा, ओ से ए, अब यहाँ पर यानी टेल टू हेड, फिर हेड टू टेल, हेड टू टेल, फिर टेल टू हेड, कुछ इस तरह ऑर्डर वाइज आ रहा होगा। लेकिन जो रिजल्टेंट होगा वो उसका अटैचमेंट कुछ इस तरह का होगा, कुछ इस तरह का, ये टेल टू टेल से हेड टू हेड, समझा। ये ज्योमेट्रिकली हो गया। लेकिन ज्योमेट्रिकली ना हो तो इस केस में हम देख सकते हैं ये ओ ए प्लस ए बी वो इक्वल होगा इस वेक्टर के, ठीक है। अगर हम सिर्फ ये ए बी निकालना चाहते हैं तो इसको सिंपलीफाई करें। अगर सिर्फ हम ए बी निकालना चाहते हैं, अगर हम सिर्फ ए बी, तो यहाँ से सिंपलीफाई करें तो ए बी इक्वल हो जाएगा किसके, ओ बी माइनस ओ ए के। अब इसे हम वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं कम्प्लीटली। तो यहाँ पर ए बी क्या है, ए बी एज इट, और अगर देखें ओ बी, तो ओ बी क्या, ओ बी तो यहाँ पर बड़ा हो गया ना, क्योंकि रिजल्टेंट हम इसे कंसिडर कर रहे हैं, तो ओ बी तो यहाँ बड़ा हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ छोटा बड़े में से घटेगा, तो यहाँ पर ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पर हमें इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म में तो यहाँ पर ओ बी कितना है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये आया, यही तो आया। यानी हो क्या रहा है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो रहा है ना, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो हमें क्या मिलेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो एक तरह से देखें, ए बी वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करना चाह रहे हैं, पोजीशन ऑफ बी वेक्टर, पोजीशन ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन ऑफ ए वेक्टर, गॉट इट। यानी उल्टा काट रहा है, या फिर लॉजिकली देखो तो बड़े में से छोटे करेगा तभी तो इतना डिस्प्लेसमेंट आएगा, और यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट ही निकालते हैं एक तरफ से। और दूसरा केस हो सकता है, जैसे कि मान लो ये आर वन वैक्टर है और ये आर टू वैक्टर है और ये ए बी है, तो इस केस में हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आर टू वैक्टर इज इक्वल टू आर वन प्लस ए बी। अगर हम सिर्फ ए बी निकालना चाहते हैं तो ए बी किस तरह आएगा, ए बी इज इक्वल टू, तो आर टू बड़ा, आर टू बड़ा है, आर टू बड़ा, तो आर टू और ये चल जाएगा माइनस में आ जाएगा आर वन, देख रहे हैं? इस तरह दोनों का मीनिंग एक ही निकला, दोनों का आंसर एक ही निकले, बस तरीका अलग अलग है दिखाने का। दिस वॉज अबाउट पोजिशन वैक्टर ऑफ ए पॉइंट। फिर उसके बाद यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स भी है। एक एग्जाम्पल है पोजिशन ऑफ वेक्टर का, जैसे इफ एग्जाम्पल है, इफ ए एंड बी, ए और बी आर 3 4 5 एंड 6 8 7, फाइंड ए बी। हमें फाइंड करना है ए बी। यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सभी कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स, अगर ये सभी कोऑर्डिनेट्स हैं
तो नो प्रॉब्लम। ए बी फाइंड आउट करना, यानी ए का लोकेशन कहाँ है, 3 4 5 पर है, और बी का लोकेशन कहाँ पर है, 6 8 7। एक तरफ से कह सकते हो कि जो ए वेक्टर है वो क्या है, 3 i प्लस 4 j प्लस 5 k, और जो बी का लोकेशन है वो है 6i प्लस 8 j प्लस 9 k। इसका कहने का मतलब है कि जो ए पार्टिकल है वो 3 यूनिट कवर किया है एक्स एक्सिस में, 4 यूनिट कवर किया वाई एक्सिस में, 5 यूनिट कवर किया जेड एक्सिस में एट द सेम टाइम। वही चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है, इसने 6 कवर किया, फिर 8 वर्टिकली और 9 आउटवर्ड। ठीक है, अभी पूछना चाह रहा है ए बी पूछना चाह रहा है ए बी। तो ए बी इसके हिसाब से देखिए, इसके हिसाब से तो यहाँ पर तो सब्ट्रैक्ट ही हो रहा है, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बड़ा कौन वाला है, 6। अब बड़ा की बात नहीं है, इसका यूज करके देखें तो बी माइनस ए होगा ना, बी माइनस ए फैक्टर। तो क्या निकल के आ गया यहाँ पर, बी क्या है, 6i प्लस 8j प्लस 9k, ब्रैकेट में होगा, फिर माइनस, फिर हमारे पास है 3i प्लस 4j प्लस 5k। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करें तो सेम सेम, हम सेम डायरेक्शन सेम सब्ट्रैक्ट करें। जैसे 6 माइनस 3 है तो यहाँ पर बच गया 3i प्लस 8 और 4 12j प्लस 9 और 5 14k। यही आंसर होगा। लेकिन 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 गलती कुछ यूं हुआ, पता ही नहीं चला। यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, 8 में से 4 जाएगा तो 4 4 4j, फिर 9 में से 5 जाएगा तो 4k। अब आंसर है, याद रहे ये ए बी वेक्टर निकला है। डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट निकला है फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए। नाउ नेक्स्ट इज रेशियो फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक इज रेशियो फॉर्मूला। इसमें हो क्या रहा है, और रेशियो इसे कहते हैं रेशियो फॉर्मूला। यानी यहाँ पर हमारा ज्यादा फोकस रेशियो पर होगा। रेशियो का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देना उसका, मतलब कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देना। टू फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, पोजिशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का निकालना विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग टू गिवन पॉइंट्स, यानी दो गिवन पॉइंट्स को डिवाइड्स करता है। ठीक है, एक किसी भी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर निकालना। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या ये कह रहा है, किसी भी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर निकालना, और वो दो लाइंस, दो पॉइंट्स जो ज्वाइन कर रहा है एक दूसरे को, उसको डिवाइड कर रहा है, उसका पोजिशन वेक्टर निकालना। समझ रहे हो मतलब, यस। लेट ए एंड बी, मान लो ए और बी दो पॉइंट्स हैं, एंड ए पॉइंट जो सी है, यहाँ पर सी, ये डिवाइड कर रहा है ए बी को दो पार्ट में। ए, ये दो पार्ट क्या क्या निकल के आया, ए और सी और बी, ये दो पार्ट निकले। यानी एम और प्लस एन कर दे तो हमको टोटल मिल जाता है ए बी, या फिर ए सी प्लस सी बी कर दे तो हमें टोटल मिलता है ए बी। लेकिन जो सी जो आया, ये क्या काम कर रहा है, बस इन दोनों के बीच में आकर ये पार्ट कर दे रहा है, इन दोनों का डिवाइड कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है एक तरह से, यही तो हो रहा है। अब ये जो ओ है ना, ओ ये ओरिजिन है हमारा, याद रखना। क्यों आया, अननेसेसरी नहीं आया, ये ओरिजिन। पोजिशन वेक्टर लेना जरूरी है, नहीं तो हम कहाँ से कंसिडर कर रहे हैं, लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए पोजिशन वेक्टर लेना जरूरी है। अच्छा, तो पोजिशन वेक्टर हम किसका निकालने जा रहे हैं, इस सी का। और ये सी क्या कर रहा है, ये जो दो पॉइंट्स है एक लाइन ज्वाइनिंग कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर दे रहा है।
दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ। इसकी बात हो रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर निकालना, समझ में? इसका पोजीशन वेक्टर, लेट ए बी 2 पॉइंट्स, ए और बी 2 पॉइंट्स मान लो, और जो तीसरा पॉइंट है सी, ये डिवाइड कर रहा है दो, किस रेशियो में कर रहा है? एम एच टू एन, एम एच टू एन, ठीक है, ए बी इन द रेशियो ऑफ एम एच टू एन। लेट ओ बी द ओरिजिन, हमने ओ को ओरिजिन माना, और यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके हिसाब से ही हम लोकेशन पता किए बी का, सी का और ए का। बस क्या हुआ कि सी है वो इन दो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दिया दो पार्ट, और रेशो में, ये रेशो में आया एम इज टू 8। ओ ए हमारा है, हम तो जानते हैं ए वेक्टर है, ओ बी क्या है? बी वेक्टर, और ओ सी को हम सी वेक्टर भी कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली बात है, जो ओ सी है वो इक्वल है किसका? ओ ए प्लस ए सी। इधर से देखिए तो जो ए सी है, इधर से इधर की बात हो रहा है, वो ओ सी है वो क्या है? ओ ए प्लस ए सी स्क्वायर, ए सी। तो इस केस में जो ओ ए तो रह गया, लेकिन अब यहाँ पर देखें ए सी की बात हो रहा है, ए सी, तो ए सी क्या है हमारा? एम अपॉन एम प्लस एन इंटू ए बी वैक्टर। इसने क्या किया, एम तो लिया, फिर अपॉन कर दिया एम प्लस एन, और ये टोटल इंटू कर दिया ए बी। अब बात आता है कि ये कैसे है, यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट हुआ ए सी का, जो कि वैल्यू है ए सी इज इक्वल टू, अगर ए सी की वैल्यू देखें तो क्या आएगा ए सी का? तो ए सी की वैल्यू आता है एम अपॉन एम प्लस एन इंटू ए बी, ये ए सी की वैल्यू। इसी तरह हम ये सी बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। सी बी का वैल्यू क्या आएगा? सी बी का वैल्यू देखें, सी बी का वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस तो वो आना चाहिए एन अपॉन एम प्लस एन। अब क्या आएगा सी बी, ये सी बी का वैल्यू है सिर्फ, और ए सी का वैल्यू क्या है? ए सी का वैल्यू है एम अपॉन एम प्लस एन इंटू ए बी, ए बी। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ए बी का वैल्यू निकल जाएगा, टोटल ए बी, टोटल ए बी, ठीक है। फिलहाल के लिए हम सिर्फ वैल्यू रख रहे हैं। तो यहाँ पर ए वैक्टर ओ ए क्या है? ए वैक्टर एम तो एम रहेगा प्लस अपॉन एम प्लस एन, और जो ए बी है, ए बी है वो क्या है? बी माइनस ए वैक्टर। हम अगर ये कंप्लीट ट्रायंगल देखें तो ए बी क्या है? वो है बी माइनस ए वैक्टर, ये कंप्लीट ट्रायंगल। यहाँ पर कितना ट्रायंगल फॉर्म हुआ? एक तो कंप्लीट वन, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो कंप्लीट एंगल के अकॉर्डिंग देखें तो ये निकल का है ए बी का वैल्यू, ये निकला है ए बी, जो कि हमने पोजीशन वेक्टर टॉपिक में देखा। लेकिन सिर्फ इस ट्रायंगल को देखो, ए ओ सी को देखे अगर, तो इस केस में देखे तो इसका वैल्यू निकल के आया कहाँ? तो ये ओ सी का जो वैल्यू पुट किया गया यहाँ पर ओ सी, ये निकल गया है ओ सी। तो यहाँ पर ओ प्लस ए सी आया, तो ओ सी क्या रिजल्टेंट वर्क कर रहा है एक तरफ से यहाँ, ठीक है। और जो ये ए सी का वैल्यू निकला ए सी, वो इस लाइन से निकला, इस लाइन से, यानी एम अपॉन एम प्लस एन इंटू ए बी। वहीं एस सी बी का वैल्यू देखे तो क्या निकल के आएगा? एन अपॉन एम प्लस एन इंटू सी बी, इस तरह वैल्यू निकल रहा है। अब यहाँ पर ए वैक्टर प्लस एम अपॉन एम प्लस एन है इंटू बी वैक्टर माइनस सी वैक्टर, ये कैसे है यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद देखे ओ सी तो ओ सी रहेगा, इसे सिंप्लीफाई करने के बाद यानी सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपली मल्टीप्लाई। जैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ये एम बी एम इंटू बी वैक्टर प्लस एन इंटू ए वैक्टर अपॉन एम प्लस एन। एम प्लस एन तो एज इट रहेगा, एज इट। सिंप्लीफाई यहाँ हो रहा है, सिंप्लीफाई यहाँ सिंप्लीफाई हो रहा है। इसे अगर बढ़िया से सिंप्लीफाई करें, देखो तो पहले क्या ए है, ठीक है, प्लस प्लस यहाँ पर हो गया एम बी माइनस एम ए अपॉन एम प्लस एन, ये हो गया ओ सी की इक्वल।
और अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर फ्रैक्शन काम कर रहा है। तो यहाँ से ये क्या वैल्यू आया, m प्लस n यहाँ पर ऐड होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर ये बना a वेक्टर, या फिर क्या कह सकते हो m a वेक्टर प्लस n a वेक्टर, ये आया। ये वन साइड हो गया और ये वन साइड हो गया, एम बी माइनस एम ए वेक्टर, एम ए वेक्टर, गॉट इट। फिर इसके बाद अगर ये ऊपर वाला सिंप्लीफाई करें तो एक चीज यहाँ पर नोटिस करने वाली चाहिए, नहीं है ए, यहाँ पर क्या एम ए वेक्टर है ना, और ये है माइनस में और ये प्लस में, तो कोई भी चीज एक रेश कोई भी चीज कॉमन नहीं है इसमें। अब जैसे इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा ये इस ब्रैकेट में और ये मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट में, तो एम ए है इंटू एम बी माइनस एम ए इंटू एम ए, उसी तरह प्लस एन ए इंटू एम बी माइनस फिर एन ए एम बी, लेकिन यहाँ पर ए आएगा, ए अपॉन वही चल रहा है एम प्लस एम। ओवरऑल जो यहाँ पर वैल्यू आएगा ओ सी विच इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस ए। कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो इफ एम इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1, अगर कोऑर्डिनेट्स अगर हम m की वैल्यू और n की वैल्यू एक माने देन c विल बी द मिड पॉइंट, क्योंकि ये देखने वाली चीज़ है कि दोनों साइड में क्या आया, दोनों साइड में 1 आया। अगर 2 2 हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, मिड पॉइंट आ रहा है c लाई कर रहा है मिड पॉइंट पे, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल वैल्यू है। तो इस केस में जो c होगा वो मिड पॉइंट होगा। अगर m इज इक्वल टू n दोनों का वैल्यू इक्वल है तब इस केस में मिड पॉइंट है वो, जो इस केस में जो थर्ड आया पोजीशन वेक्टर जो दोनों को डिवाइड कर रहा है वो मिड पॉइंट कहलाएगा। तब कहलाएगा जब ये जो रेशियो है वो एक दूसरे के इक्वल हो। तो इस केस में हम जानते हैं जब मिड पॉइंट का केस आता है इसका मतलब एवरेज आ रहा है ना, तो एवरेज आ रहा है तो ओ सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर अपॉन 2। अगर बराबर नहीं है तो तब हम इससे यूज करेंगे, अगर इक्वल है तो हम सिंपल ये यूज कर सकते हैं, जो कि मैथमेटिक्स है कम्प्लीटली, तब हम ऐसे यूज कर सकते हैं। ओ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वैक्टर अपॉन 2, वॉट इट। वॉट इट देखो जब दोनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल ना हो तब इस केस में हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो है ओ सी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो एम बी हो जाएगा अपोजिट, फिर एन ए फिर अपॉन, तो यहाँ पर देखो एम बी प्लस एन ए अपॉन इन दोनों का ऐड एम प्लस एन। और ये मुझे लगता है कि 9th क्लास के जो चैप्टर्स हो उसी का कॉन्सेप्ट है, हाँ कि नहीं। और अगर दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है तो इस केस में ये दोनों इक्वल है तो इस केस में हमें सिर्फ ओसी निकालना है ना, तो ओसी निकालने के लिए हमें ए वेक्टर लेना होगा, ओसी निकालने के लिए, क्योंकि ये इक्वल है, ये इस तरह इक्वल है तो हमें एक साइड लेना होगा फिर दूसरा साइड, फिर दोनों को डिवाइड कर देना होगा। जैसे हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो बीच में मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो जस्ट अपोजिट एम इंटू बी वैक्टर प्लस एन इंटू ए वैक्टर अपॉन एम प्लस एन, सिंपल एज दैट। ये था रेशियो फॉर्मूला, दिस वाज रेशियो फॉर्मूला।
Now next is product of two vectors. Is everything working or not? Yes, everything is working. नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब तक हमने देखा किस तरह दो वेक्टर्स को ऐड करें। हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, 1.6 यानी 6 टॉपिक कंप्लीट किया। 6 टॉपिक, 6 टॉपिक जो कि बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स थे। वेक्टर्स का डेफिनेशन देखा, फिर इसके डेफिनेशन ऑफ पोलर और एक्शन। एक्शन पोलर में क्या होता है कि जो डायरेक्शन होता है लीनियर इफेक्ट होता है, और जो एक्सल वेक्टर होता है जो उसका डायरेक्शन होता है रोटेशन इफेक्ट देता है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स हमने सिंपल देखा, जो रिजल्टेंट है उनका जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल केस में तो नहीं कहा सकता, लेकिन जो इसका रिजल्टेंट है वो ये ए प्लस बी वेक्टर मिलेगा। और जो ये अटैचमेंट हो रहा है वो टेल टू टेल और हेड टू हेड होगा। और जो ए बी जिसे ए बी है, ये दोनों इस केस में क्या है कि ऑर्डर वाइज आ रहा है, ओ से यानी टेल से हेड, फिर हेड टू टेल, फिर टेल टू हेड, इस तरह ऑर्डर वाइज आ रहा है। लेकिन जो थर्ड का वो थोड़ा डिफरेंट होता है। डिफरेंट कहने का केस ये है कि टेल टू टेल और हेड टू हेड, सिंपल एज सिंपल एज दैट। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इस टॉपिक से हम इतना समझते हैं कि किसी भी वेक्टर को रिजोल्व कैसे करें, 3 एक्सेस में, 2 एक्सेस में। सिंपल था, बिल्कुल सिंपल। हम अगर लॉजिकली देखें तो ये पी है, एक पॉइंट पार्टिकल है, उसने ट्रैवल किया, हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना ही पड़ेगा। नहीं तो ये किधर से भी रेफरेंस पॉइंट हो सकता है। हमने ओरिजिन लिया, ठीक है, ओरिजिन एक रेफरेंस पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं। तो इस केस में हम लॉजिकली ये पता चल रहा है कि यार ये एक तो हॉरिजॉन्टली क्या होगा, वर्टिकली भी क्या होगा, बिकॉज ऑफ इट इज इन 3 डायमेंशन, तो ये आउटवर्ड भी या तो इनवर्ड गया होगा, ये 3 डायरेक्शन में गया होगा, तो 3 इसके एक्सिस हो गए, यही 3 रिजोल्व, यही 3 एक्सिस है इसका। जब इन तीनों एक्सिस को ऐड कर देंगे तो ये कंप्लीट ये 1 डायरेक्शन मिल जाएगा, जो कि तीनों डायरेक्शन में जा रहा है। तो एट द एंड क्या मिल रहा है, एट द एंड हमें क्या मिल रहा है, वही मिल रहा है, ओपी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओबी प्लस ओ सी। और इसी का रिजल्टेंट सिंपल है, हमें कोऑर्डिनेट्स को स्क्वायर कर देना, उसको ब्रैकेट में रख के सिंपलीफाई करना है। तो रिजल्टेंट ऑफ आर वेक्टर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये रिजल्टेंट निकालने के लिए, और वेक्टर केस वाला ये है, ठीक, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद यूनिट वेक्टर देखा हमने। हम जानते हैं कि कोई भी वेक्टर का डेफिनेशन यही होता है, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट कैप, यूनिट कैप बोल रहा हूँ, यूनिट वेक्टर। वहीं से यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। वही फॉर्मूला यहाँ पर है। हमने एक वेक्टर लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स या फिर जिसके 3 एक्सिस है, वो क्या है, एक्स आई कैप प्लस, और ये जो एक्सिस है, ये डायरेक्शन देखो, ये आई कैप, जे कैप और के कैप, सिर्फ ये सिर्फ आई कैप और जे कैप और जे के कैप सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है, इसीलिए डायरेक्शन शो कर रहा है। अब हमें चाहिए कि कितना मैग्नीट्यूड है, उसके लिए क्या आ रहा है, कोऑर्डिनेट्स आ रहा है, एक्स वाई जेड, ये कोऑर्डिनेट्स मैग्नीट्यूड प्रोवाइड कर रहा है ना। अब ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पर चीज, मेन चीज क्या है, यूनिट वेक्टर निकालना। तो यूनिट वेक्टर का सिंपल फॉर्मूला क्या है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, सिंपल। एग्जांपल्स भी हमने देखा यहाँ पर, कॉन्सेप्ट लग रहा था, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, दोनों तीनों साइड इक्वल था, तो अंदर का कितना मान होता है, 3 60 होता है, तो इस अल्फा का मान 120 आ जाएगा। और अगर रेडियन में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा, और पाई अपॉन 3। फिर हमने पोजिशन वेक्टर निकालना सीखा। इस केस में हमने ये देखा कि ओ ए और ए बी ये क्या था, ऑर्डर वाइज आ रहा था, तो इसमें रिजल्टेड क्या था, ओ बी। अगर हम इसे डिस्प्लेसमेंट निकाले, जैसे मान लो ये पार्टिकल ए पर था, यहाँ पर था, और उसने बी तक गया, इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है तो इस केस में हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, तो आंसर इज वेरी सिंपल। जस्ट हमें, अगर हम ए से बी की ओर जा रहे हैं तो बी माइनस ए हो जाएगा, अगर बी से ए की ओर जा रहे हैं तो ए माइनस बी होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, क्या माइनस, फाइनल फाइनल माइनस इनिशियल, ये क्या आता है। अगर हम ए से देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालना चाह रहे हैं, तो बी माइनस ए हो जाएगा, अगर बी से है तो फिर ए माइनस बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ ओरिजिन काम कर रहा है, तो ओरिजिन, ये पोजिशन वेक्टर के केस में हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना चाह रहे हैं, तो ओ बी है, ये ए वेक्टर हो गया, ओ बी
ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर। तो इस केस में अगर यहाँ से जाना चाह रहे हैं तो इसका मतलब बी माइनस ए होगा, और इधर से जाना चाह रहे हैं तो इसका मतलब ए माइनस बी होगा। ये था पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। किसी भी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करें? सिंपल, जस्ट पहला स्टेप की रेफरेंस निकालो, रेफरेंस क्या है हमारा, और उसे ड्रॉ कर दो, वो हो गया पोजीशन वेक्टर। अब यहीं से कहानी डिस्प्लेसमेंट की स्टार्ट हो जाएगा। ठीक। और जो लास्ट में एक छोटा सा इक्वेशन निकलता है, ए बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, और यहीं पर हमने एक क्या बोलते हैं उसे, नंबरिकल देखा। फिर रेशियो फॉर्मूला। रेशियो फॉर्मूला में क्या हमने सीखा? इसमें हमने देखा कि दो पॉइंट्स थे, एक लाइन, दोनों पॉइंट्स एक लाइन ज्वाइनिंग कर रहे थे, एक दूसरे लाइन बना रहा था। ठीक है, दो पॉइंट था, एक लाइन बना रहा था, उसी के बीच में तीसरा पॉइंट आता है, और पॉइंट नहीं बल्कि पोजीशन वेक्टर आता है। जब पोजीशन वेक्टर कहते हैं तो इसका मतलब कि ओ से सी तक गया, ओ से एक पार्टिकुलर पॉइंट तक गया, ये कहने का मतलब है। तो जो थर्ड पोजीशन वेक्टर आ रहा था, जैसे कि ए और बी, ये दोनों पोजीशन वेक्टर थे। अब ये दोनों ए बी है, एक दूसरे एक दूसरे के साथ लाइन बना रहा था। ठीक है, अब तीसरा पोजीशन वेक्टर आया, क्या किया उसने कि दोनों को, ये जो लाइन बना उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। किसने किया? थर्ड पोजीशन वेक्टर ने किया। समझने की कोशिश करो, थर्ड पोजीशन वेक्टर का काम क्या है यहाँ पर हुआ कि जो ए बी लाइन बनाया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। खेल देखो, वहां जो नाइन्थ क्लास में पढ़ाया जाता है वो तो सिंपल है, हमें डायरेक्ट पता चलता है कि एक लाइन है, उसको दो लाइन में टुकड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट क्या है कि ये पोजीशन वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर, इसलिए उतना क्लैरिटी जल्दी नहीं मिलेगा। क्लैरिटी मिलने के लिए डिस्कस और क्या, वो सब कंटिन्यू रहना चाहिए। तो ठीक है, तो देखो अगर सिंपल अगर बात करें, दोनों जो इक्वल पार्ट है ना, दोनों का वैल्यू सेम है, तो इस केस में हम एवरेज वाला लगा सकते हैं। एवरेज क्या कहता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन टू। लेकिन अगर दोनों पार्ट इक्वल में डिवाइड नहीं हो रहा है, ये जो सी पोजीशन वेक्टर दोनों पार्ट को इक्वली नहीं किया है, डिवाइड नहीं किया है, तो इस केस में हमें जो फॉर्मूला मिलता है ओ इज ओ से इज इक्वल टू जस्ट अपोजिट एम ए प्लस एन ए अपॉन ये टोटल एम प्लस एन। यहाँ ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट लग गया ना। फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, हम नेक्स्ट सेशन में प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर देखेंगे कि कैसे दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें। यहाँ दो तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है, और ये डिपेंड करता है कि क्वांटिटी क्या आ रहा है। We will discuss in details about product of two vector. As of now, that's all. As of now, that's all.